हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम साइंस के पर चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 4 मार्क्स को एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट खुद को एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि तैयारी का लेवल कैसा है। इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ये तो आपको एटलीस्ट करके ही जाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी जिसको बोलते हैं, इन दोनों को एग्जाम्पल के साथ आपको इनकी परिभाषाएं याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया, ये काफी बार एग्जाम में आया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर से आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको भी तैयार कर लें। थर्ड है ऊष्मासेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एग्जाम्पल के साथ आपको इसे लर्न करना है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ क्वेश्चन है संचारण और विकृत गंधिता। इनसे विकृत गंधिता काफी बार पूछ लेते हैं। जो ऑयली फूड होता है वो लंबे टाइम तक रखते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है और स्मेल होती है उसमें चेंज आ जाता है, इसी को विकृत गंधिता बोलते हैं। और धातुओं पर जंग लगना संचारण कहलाता है। चांदी का काला होना, तांबे पर हरी पर चढ़ना और लोहे पर जंग लगना, वो सब संचारण के उदाहरण है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिफ्थ देखिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना, आपको फर्स्ट चैप्टर से ये सब क्वेश्चन तैयार करने और रासायनिक जो आपकी इक्वेशन होती है उनको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन जाता है इस चैप्टर से अभिक्रियाओं के प्रकार को पहचानना। मैंने फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी कराया है और एमसीक्यू वाले सीरीज में भी ये बताया है कि आप अभिक्रियाओं के टाइप को किस तरह पहचानेंगे। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, काफी बार ये एग्जाम में आया है। देखिए Fe2O3 + 2Al गैस Al2O3 + 2Fe। देखिए इसमें आपको अभिक्रिया का प्रकार बताना है, टाइप ऑफ रिएक्शन आपसे पूछिए। तो ज़्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ होता है वो कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ पर Al एल्यूमिनियम Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये Fe को विस्थापित कर देगा। Fe यहाँ से हट गया और इसकी जगह पर खुद आ जाएगा, Al यहाँ पर आ गया है। तो इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर किसका विस्थापन हुआ है, Al ने Fe को विस्थापित करके उसकी जगह खुद ले लिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए जिंक कॉपर सल्फेट के साथ Zn की रिएक्शन जब CuSO4 से हुई तो जिंक क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील था कॉपर से तो उसने कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने कुछ ही यहाँ पर लिखे हैं, बाकी आप और भी देख सकते हैं और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिंक ने यहाँ पर कॉपर को विस्थापित किया और उसकी जगह पर खुद आ गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यानी विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए BaCl2 + H2SO4 की रिएक्शन होने पर BaSO4 + 2HCl। यहाँ पर देखिए Ba जो है इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ है, Ba के साथ SO4 और HCl के साथ आ गया, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रिएक्शन है जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये भी मैं बीच में बता दूंगी कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए ये काफी बार एग्जाम में आए हैं, जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ की जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। इसमें ध्यान रखना है जिंक एक धातु है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे बोलते हैं, इस रिएक्शन होने पर कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस H2। 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, रिएक्शन है BaCl2 + NH4 का होल ट्वाइस SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो BaSO4 के साथ आ जाएगा और NH4 का होल ट्वाइस Cl के साथ आ जाएगा, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर बोल सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अभिक्रिया का प्रकार बताइए, या फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया को एग्जाम्पल के साथ समझाइए तो वहाँ पर भी आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से ये भी पूछा गया है एग्जाम में, लेड नाइट्रेट का सूत्र। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए PbNO3 का होल ट्वाइस। ये 2023 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। नेक्स्ट चैप्टर देखिए एसिड एंड बेस जो है अम्ल और क्षार, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। इसमें आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, एसिड के नाम दे देंगे या फिर बेस के नाम दे देंगे और आपसे वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस पूछा जा सकता है। जैसे प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों किस टाइप के एसिड हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। तो ध्यान रखना है अगर आपसे पूछा गया है प्रबल अम्ल को पहचानिए या दुर्बल अम्ल को पहचानिए तो आपको ध्यान रखना है दुर्बल होते हैं एसिटिक एसिड या मेथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, और प्रबल अम्ल होते हैं ये तीनों जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर आपको इसी तरह क्षार में भी ध्यान रखना है, बेस में ध्यान रखना है वीक कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं। नेक्स्ट इससे पीएच से भी क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। पीएच मान जो होता है उसकी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेंगे, पीएच वैल्यू आपसे पूछेंगे अम्ल की और क्षार की। देखिए 0 से जब हम 7 के पीएच स्केल आपने देखी होगी 0 से 14 तक होती है, 0 से 7 तक जाने पर अम्ल को शो करता है और 7 से ज़्यादा 7 से 14 तक क्षार को शो करता है या फिर बेस को शो करता है। और अगर आपसे पूछा जाता है उदासीन कहाँ पे होता है तो पीएच वैल्यू जब 7 होती है वहाँ पर उदासीन विलयन शो करता है पीएच मान। एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है 7। अगर किसी अम्ल का नाम देके पूछेंगे, जैसे सपोज आपको दे दिया H2SO4 का पीएच मान है तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में दे देंगे 7 से कम वाली वैल्यू 7 दे देंगे और 7 से ज़्यादा वाली वैल्यू, तो आपको ध्यान रखना है अम्ल का पीएच हमेशा 7 से कम होगा और क्षार का पीएच 7 से ज़्यादा होगा। उदासीन पूछेंगे तो 7 आपको लगाना है। किसी क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्षारीय विलयन है बेसिक सोल्यूशन है तो उसमें 7 से ज़्यादा वैल्यू पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट इसमें सूचक से पूछ लेते हैं, इंडिकेटर किसे सूचक की डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं और इसके एग्जाम्पल के साथ आपको इसे बताना है। आप एग्जाम्पल में जो लिटमस पेपर बताएंगे उससे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि अम्ल लिटमस पेपर को लाल करता है या नीला करता है, तो आपको ध्यान रखना है लिटमस पेपर पर अगर आप अम्ल को डालते हैं तो वो लाल कलर शो करता है, तो लिटमस पेपर अम्ल के साथ लाल कलर देगा और क्षार के साथ नीला कलर देगा। नेक्स्ट इसमें पूछ लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, एग्जाम्पल के साथ ये भी बताएंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से वाटर और सोल्ट बनते हैं, जल और लवण बनता है, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के साथ आप इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में एक ना एक तो जरूर आता है, लॉन्ग में आपसे पूछ सकते हैं, शॉर्ट में भी आपसे। देखिए विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका कोई अन्य नाम हो तो वो आपको बताना है, बनाने की विधि इसकी बतानी है और उपयोग बतानी है। 2-3 आप इसमें उपयोग बताएंगे। देखिए विरंजक चूर्ण, खाने का सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको
से करके जाना है इसमें से। व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला, फिर अन्य नाम आप बताएंगे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, खाने के सोडे का नाम बेकिंग सोडा हो जाएगा। नेक्स्ट धावन सोडा, धोने का सोडा इसको बोल देते हैं। सोडियम कार्बोनेट खाने के सोडे को कहते हैं, और सोडियम कार्बोनेट धोने के सोडे को। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें आपको जिप्सम का फॉर्मूला एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम की जल के साथ 120 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। वो सब आप विधि में बता देंगे और इसका उपयोग भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 10 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन धातु और अधातु में अंतर, इनके गुणों के आधार पर भी पता होना चाहिए। जैसे धातु और अधातु में आपसे तन्यता और आघातवर्तीयता पूछ लेते हैं। तन्यता क्या होता है? धातु को खींचकर पतला तार बनाने की जो क्षमता होती है वो धातुओं में का गुण है, अधातु में वो नहीं होता। आघातवर्तीयता, धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बदल देना, वो आघातवर्तीयता कहलाता है। ये भी धातु का गुण है, अधातु का गुण नहीं होता। तो इस तरह आप गुण के बेस पर भी, क्वालिटी के बेस पर भी इनमें अंतर बताएंगे। और धातु कैसी होती है, ये चमकीली होती है, इस तरह आपने बेसिक पढ़ा होगा, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इससे पूछ लेते हैं संचारण। ये फर्स्ट चैप्टर में भी पूछ लेते हैं और सेकंड थर्ड में भी आपके मेंशन है। और इसके बचाव के उपाय, इस तरह आप संसारित होने से धातुओं को बचा सकते हैं। जैसे लोहे पर पेंट करके ग्रीस लगाकर इन विधियों से हम संसारित होने से धातु को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। इसमें रिएक्टिविटी को शो करता है। ये परिभाषित करने के लिए कोई आ जाता है एग्जाम में, बट ये उसमें हेल्प करता है आपके। जैसे अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कौन सी धातु किससे विस्थापित करेगी, ये आपको सक्रियता श्रेणी से ही पता चलता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को विस्थापित कर देती है। इसमें भी ये हेल्प करता है और कभी कभी ये एग्जाम में लिखने के लिए भी आ जाता है। नेक्स्ट है उपधातु, आपको पता होना चाहिए। और मिश्र धातु लिखने के लिए आ जाता है एग्जाम में कभी कभी, लेकिन उपधातु से आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हैं। आपको 7 जो उपधातु हैं वो याद होने चाहिए। सपोज आपको दे देंगे निम्न में से उपधातु है और ऑप्शन में एंटीमनी दिया होगा, तो और कुछ धातुओं के साथ 3 धातु अधातु दे देंगे और उनमें एक उपधातु दे देंगे। सपोज एंटीमनी दे दिया तो आपको एंटीमनी पहचान लेना है कि उपधातु उनमें से कौन सी होगी। फिफ्थ निस्तापन और भर्जन पूछा जाता है काफी बार एग्जाम में। सिक्स क्वेश्चन इस एग्जाम से खनिज और अयस्क में अंतर आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 7th ये काफी इंपॉर्टेंट है, धातुओं के अयस्क। लास्ट ईयर भी एग्जाम में धातु के अयस्क पूछा गया था। ऐसे बनता है, आपको दे देंगे एग्जाम में निम्न में से कॉपर का अयस्क है। कॉपर ध्यान रखना है, तांबे को बोलते हैं। अगर तांबे का अयस्क बोले या फिर कॉपर का अयस्क, बात एक ही है। तो आपको उससे पूछेंगे निम्न में से कॉपर का अयस्क है, आपको इनमें से क्यूप्राइट दे दिया ऑप्शन में और अन्य धातु के अयस्क दे देंगे, तो आपको पहचान लेना है Cu2O। क्यूप्राइट किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। और आपसे ये वाला यहाँ से क्वेश्चन बना था 2022 में, कॉपर का सल्फाइड अयस्क है और ऑप्शन में बाकी अयस्क दिए हुए थे। और ताम्र ग्लांस, जल को साइट भी बोलते हैं, Cu2S, ये सल्फाइड अयस्क है कॉपर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैलेकाइट, ये भी एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं, कॉपर के अयस्क के नाम लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं मैलेकाइट, ये भी कॉपर के अयस्क का एक उदाहरण है। बॉक्साइट क्या है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर, देखिए सिल्वर यहाँ पर नाम में आया हुआ है और चांदी का प्रतीक जो होता है वो Ag है, तो हॉर्न सिल्वर, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लोराइड अयस्क का एक ये एग्जाम्पल है। 8th से एक एमसीक्यू में ऐसे भी पूछ लेते हैं, धातु की जब अम्ल से अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, जिंक की जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हुई थी तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो धातु की मेटल की जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये याद रखना है। 4th काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट है क्लास 10th में कार्बन के 2 इंपॉर्टेंट यौगिक दिए हुए हैं। एक तो एथिल अल्कोहल, जिसका एथेनॉल भी बोलते हैं, C2H6O, और एक है एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल, CH3COOH। इनके आपको ये डिटेल में आपको करके जाना है, इनकी रिएक्शन करके जानी है। कुछ अभिक्रियाएं आपको याद कर लेनी है, उनके समीकरण के साथ इसको लिखना है और इन दोनों के उपयोग, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में बन जाते हैं। 2022 में एथिल अल्कोहल और एथेनॉल, ये वाला क्वेश्चन आया था, इसकी अभिक्रिया बतानी थी और उपयोग बताने थे। नेक्स्ट है कार्बन यौगिकों में, फर्स्ट चैप्टर में भी देखिए आपकी योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये सब रिएक्शन दी हुई है। और 4th में आपके कार्बनिक यौगिकों के साथ पूछता है, तो ये 2023 में आया था। कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया को बताइए। इसी तरह प्रतिस्थापन भी पूछ सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी इसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर से एस्टरीकरण अभिक्रिया पूछी जाती है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर जो एस्टर बनते हैं उसको एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ये भी आपको एग्जाम्पल के साथ याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन और अपमार्जक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2022 में ये आया था और साबुन के निर्माण की विधि को ही साबुनीकरण कहते हैं, वो एग्जाम्पल के साथ याद रखनी है। 7th इसमें सजातीय श्रेणी और समाव्यवता, ये सजातीय श्रेणी भी एग्जाम में आ जाता है और समाव्यवता इसको भी आपको पढ़ के जाना है। 8th इसमें IUPAC नामकरण, जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, ये भी आपको आना चाहिए। क्लास 10th में बेसिक IUPAC नेम पूछे जाते हैं, MCQ में ये आ सकता है, सो इसको भी आप कर लेंगे। MCQ सीरीज में मैंने जब 4th चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ कराए थे तब IUPAC को डिटेल में समझाया था, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री के पर चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और बायोलॉजी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एटलीस्ट आपको ये क्वेश्चन तो तैयार कर लेने हैं। इस बार केमिस्ट्री के पोर्शन में आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको जरूर वॉच करना, रिपीटेड क्वेश्चन को कवर किया है, वो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम।